हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। स्टूडेंट, सेशन 1 में आप लोगों ने समझ लिया कि बिजनेस ट्रांजैक्शन की मीनिंग क्या होती है, इवेंट की मीनिंग क्या होती है, अकाउंट की मीनिंग क्या होती है, कैपिटल की मीनिंग क्या होती है और ड्राइंग की मीनिंग क्या होती है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 4 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो कि हमारे हैं डेटर्स, क्रेडिटर्स, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट अस स्टार्ट। तो स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट बेसिक अकाउंटिंग टर्म आता है, दिस वन इज द डेटर। डेटर किसे कहेंगे? डेटर वो पर्सन होगा या वो फर्म होगा कि जिसको हम क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड करते हैं। क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड करना मतलब उधार पे गुड्स सोल्ड करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन। फर्स्ट वन इज द कैश ट्रांजेक्शन एंड सेकेंड वन इज द क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन मीन्स कि गुड्स हमने सोल्ड किया, कैश रिसीव किया कस्टमर से, दिस वन इज द कैश ट्रांजेक्शन। एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन मीन्स गुड्स सोल्ड किया और कस्टमर ने हमें कैश नहीं दिया और कहा कि हम बाद में पेमेंट करेंगे कुछ एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद। तो दिस इज नोन एज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो डेटर मीन्स डेटर वो पर्सन होंगे या तो वो फर्म होगा जिसको कि हम गुड क्रेडिट पे सोल्ड करते हैं या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ऑन द क्रेडिट बेसिस, और अभी तक वो अमाउंट हमने रिसीव नहीं किया है उस पर्सन से या फर्म से, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डेटर बोलेंगे। यहां पे मैं एग्जांपल बताता हूं। सपोज दैट दिस वन इज अ बिजनेस और ये हमारा एक कस्टमर है जिसका नाम क्या है? राम। ओके, तो हमने गुड्स सोल्ड किया राम को 50,000 का ऑन अ क्रेडिट बेसिस पे, उधार पे सोल्ड किया। ठीक है, तो राम से हमें फ्यूचर में कितने पैसे रिसीव करने हैं? एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद 50,000। तो राम हमारे लिए क्या है? डेटर है। राम क्या है? डेटर। ओके, अब सपोज दैट कि राम ने इसमें से 30,000 रुपीज हमें रिपे कर दिया, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा? 20,000 स्टिल अभी हमें राम से रिसीव करना है। तो क्या अब हम यहां पे राम को डेटर नहीं बोलेंगे? नहीं, राम तब तक डेटर होगा हमारे बिजनेस का जब तक कि वो फुल अमाउंट हमें रीपे ना कर दे। क्लियर? नेक्स्ट वन इज अ क्रेडिटर। क्रेडिटर मीन्स वो पर्सन या फर्म जिससे कि हम गुड्स परचेस करते हैं क्रेडिट बेसिस पे। ठीक है, क्रेडिटर मीन्स वो पर्सन या वो फर्म जिससे कि हम गुड्स परचेस करते हैं ऑन क्रेडिट या उनकी सर्विसेज हम लेते हैं क्रेडिट बेसिस पे और अभी तक हमने उनको रिपे नहीं किया है, उनको रिपे करेंगे इन फ्यूचर और इन सर्टेन पीरियड ऑफ अ टाइम। तो वो पर्सन और वो फर्म क्या कहलाएंगे? हमारे लिए क्रेडिटर होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल यहां पे लेते हैं फिर। सपोज दैट दिस वन इज अ बिजनेस एंड दिस वन इज अ सप्लायर एंड सप्लायर इज अ XYZ फर्म। ओके, तो हमने क्या किया? XYZ फर्म से 20,000 का गुड्स परचेज किया ऑन क्रेडिट, उधार में खरीदा। ठीक है, अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया है, तो हम ये अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया है, तो ये जो XYZ फर्म है ये हमारे लिए क्या कहलाएंगे? क्रेडिटर कहलाएंगे। और अगेन सपोज दैट कि हमने 5,000 यहां पे पे कर दिया, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा? 15,000। तो क्या अब XYZ हमारे लिए क्रेडिटर नहीं होंगे? नहीं, जब तक कि हम पूरा फुल अमाउंट उनको पे नहीं कर देते तब तक XYZ हमारे लिए क्या होंगे? क्रेडिटर होंगे। तो इन अ सिंपल लैंग्वेज में डेटर्स मींस वो पर्सन या फर्म जिससे कि इन फ्यूचर या इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हमें पैसे लेने हैं, और क्रेडिटर मींस वो पर्सन या फर्म जिनको कि एक फ्यूचर में या इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद हमें पैसे पेड करने हैं। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज द एसेट्स। एसेट्स मीन्स सिंपल लैंग्वेज में कह लो कि जो भी बिजनेस एंटरप्राइजेस की प्रॉपर्टीज होती है वो क्या कहलाती हैं? एसेट्स कहलाती है। और अगर सिंपल लैंग्वेज में जानना चाहते हो तो एसेट्स मीन्स वो सारी वैल्यूबल थिंग जो बिजनेस की है जिससे कि हमें बेनिफिट मिल सकता है इन फ्यूचर में, या इन फ्यूचर जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? एसेट्स कहलाएगा। ओके, और वो अमाउंट जो डेटर्स से हमें रिसीव करना है इन फ्यूचर में वो भी एसेट्स में इंक्लूड होता है। ओके, एसेट्स इक्वल टू क्या होता है? लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये एक इक्वेशन है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर हम एसेट्स के एग्जांपल में आते हैं तो मशीनरी, बिल्डिंग, दीज आर द एग्जांपल ऑफ एसेट्स। ओके, फिर नेक्स्ट जो फर्दर एसेट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज अ फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करेंट एसेट्स, सेकेंड वन इज अ करेंट एसेट्स, थर्ड वन इज अ लिक्विड एसेट्स
एंड द लास्ट वन इज द नॉमिनल एसेट्स। तो वन बाय वन हम इसकी मीनिंग को जानते क्या होता है। फर्स्ट वन इज अ फिक्स एसेट्स और नॉन करेंट एसेट्स। देखो भाई ये नेम से ही क्लियर हो जा रहा है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स मींस कि वो एसेट्स जिनको कि हम परचेस करते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रखने के लिए बिजनेस में। मींस वो एसेट्स जो हमारे बिजनेस में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, फिक्स एसेट्स होते हैं। और इनको परचेस करने का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, गुड्स को प्रोड्यूस करना। जैसे कि हमने मशीनरी परचेस किया, तो मशीनरी परचेस किया तो ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं मशीनरी हमने खरीदा आज और कल हमने बेच दिया। मशीनरी की एक एस्टिमेटेड लाइफ होगी और जब तक उसकी लाइफ होगी तब तक हम उसको बिजनेस में रखेंगे और उससे प्रोडक्शन का वर्क लेते रहेंगे। ओके, तो दीज आर कॉल्ड द फिक्स एसेट्स। अगर और सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि 1 ईयर मींस 1 अकाउंटिंग ईयर में कैश में कन्वर्ट नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे फिक्स एसेट्स कहलाते हैं। ओके, और जो भी फिक्स एसेट्स होते हैं वो किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। जो भी फिक्स एसेट्स होंगे वो बिजनेस के प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो फिक्स एसेट्स में बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, मशीनरी, these are the example of fixed assets. Okay, clear? Next, fixed assets को further 2 parts में divide किया गया। The first one is the tangible fixed assets and the second one is the intangible fixed assets. तो tangible fixed assets क्या होता है, वो सारे fixed assets जिनको कि हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। These are known as a tangible fixed assets, जैसे like a furniture, मशीनरी। अब ये जो फर्नीचर है वो क्या है, फर्नीचर को हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। मशीनरी को भी हम देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। तो वो सारे फिक्स एसेट जिनको कि हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं वो क्या कहलाता है, टेंजिबल फिक्स एसेट्स। नेक्स्ट वन इज अ इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स, जस्ट अपोजिट ऑफ अ टेंजिबल फिक्स एसेट्स। मींस कि वो फिक्स एसेट्स जिनको कि हम देख भी नहीं सकते और ना ही उनको टच कर सकते, बस फील कर सकते हैं। तो दीज आर नोन एज अ इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स। एग्जांपल, गुडविल। अब देखो यहां पे एक नया टर्म आ गया, गुडविल। गुडविल मीन्स क्या होता है, गुडविल मीन्स द गुड इमेज और द गुड रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस इन द मार्केट इज नोन एज अ गुडविल। कोई भी बिजनेस है, कोई भी किसी भी बिजनेस का है, किसी भी फर्म का है, किसी भी कंपनी का एक अच्छा नाम, उसका अच्छा इमेज, वो क्या कहलाता है, उसका गुडविल कहलाता है। अगर किसी भी हमारे बिजनेस का अगर गुडविल अच्छा है, हमारा नेम अच्छा है, तो हमारे कस्टमर जो है वो बार बार हमारे पास आएंगे और कस्टमर बार बार हमारे पास आएंगे तो हमें प्रॉफिट ज्यादा होगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा तो इसलिए गुडविल को क्या कंसीडर किया गया है, एसेट्स। और विच टाइप ऑफ एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। और फिर देन आफ्टर कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स मींस वो एसेट्स जो कि कन्वर्ट हो जाए किसमें, कैश में कन्वर्ट हो जाए विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर, आर नोन एज अ करेंट एसेट्स। ओके, करेंट एसेट्स मींस वो एसेट्स जो कि कैश में कन्वर्ट हो जाए विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर, वो क्या कहलाते हैं, करेंट एसेट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल, डेटर्स। ओके, स्टॉक। अब हम बात करते हैं अभी डेटर्स, अभी मैंने डिस्कस करना है डेटर्स के बारे में। डेटर वो पर्सन होते हैं जिनसे कि इन फ्यूचर हमें कैश रिसीव करना होता है। तो जो भी डेटर्स होते हैं वो अमाउंट हमें पे कर देते हैं विद इन अकाउंटिंग ईयर, तो दीज आर नोन एज अ करेंट एसेट। एंड स्टॉक मींस द अनसोल्ड गुड्स, जो अनसोल्ड गुड्स है हमारे पास, जो अभी तक सोल्ड नहीं हुआ है, तो उसको भी हम सोल्ड करके विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दीज आर नोन एज अ करेंट एसेट्स। ओके, नेक्स्ट वन इज द लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स मींस वो एसेट्स जो कि ऑलरेडी कैश में कन्वर्ट है या कैश में कन्वर्ट होने के लिए एकदम तैयार होते हैं, या कह सकते हैं कि विद इन 1 और 2 मंथ में उनको हम कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दीज आर नोन एज अ लिक्विड एसेट्स। ओके, इसमें एग्जांपल बिल्स रिसीवेबल या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट,
ओके। तो लिक्विड एसेट्स मीन वो एसेट्स जो कि ऑलरेडी या तो कैश में कन्वर्ट है या उनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन वन अकाउंटिंग ईयर। ओके। नेक्स्ट द लास्ट वन इज अ नॉमिनल एसेट। देखो ये तो नेम से ही है, नॉमिनल मीन्स सिर्फ कहने के लिए, रियल में नहीं। ये एसेट रियल में नहीं होता, ना ही इनका कुछ हमें बेनिफिट मिलता है, ना ही इनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दीज एसेट्स आर नोन एज अ नॉमिनल एसेट्स। तो नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट वन इज द लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मीन्स अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें, लाइबिलिटी मीन्स वो होता है कि जो अमाउंट हमें पे करना है इन फ्यूचर में, या हमारे बिजनेस को, हमारे फर्म को जो अमाउंट आउटसाइडर को पे करना है फ्यूचर में, वो क्या कहलाता है? लाइबिलिटी कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल, लोन, अगर हमने बैंक से लोन लिया है तो हमें वो पे करना है फ्यूचर में अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद, तो दिस इज नोन एज अ लाइबिलिटी। क्रेडिटर, क्रेडिटर मीन्स तो पता ही है कि वो पर्सन या फर्म होता है जिससे कि हमने गुड्स परचेज किया था ऑन क्रेडिट पे और फ्यूचर में उसको पे करना है। तो यहाँ पे भी फ्यूचर में पे करने की बात हो रही है, तो देन क्रेडिटर इज अ टाइप ऑफ अ लाइबिलिटी। क्लियर? नाउ द लाइबिलिटीज आर, लाइबिलिटी की देखो इक्वेशन क्या होता है, लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। अगर लाइबिलिटी की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है तो एसेट्स में से कैपिटल को माइनस कर देंगे तो हमारी लाइबिलिटी की वैल्यू फाइंड आउट होगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ फर्दर लाइबिलिटी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज अ इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी मीन्स वो अमाउंट जो बिजनेस को ओनर को पे करना है, वो अमाउंट जो बिजनेस को ओनर को पे करना है वो क्या कहलाता है? इंटरनल लाइबिलिटी। क्योंकि बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है? बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग होता है, और बिजनेस में क्या करता है? ओनर कैपिटल लगाता है, तो उस कैपिटल का जो रिपेमेंट होगा, करना होगा कि नहीं करना होगा बिजनेस को, तो वो क्या होता है? बिजनेस के लिए इंटरनल लाइबिलिटी होता है। क्या होता है? इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी मीन्स वो अमाउंट जो बिजनेस ओनर को पे करना है इन फ्यूचर में, वो क्या कहलाएगा? इंटरनल लाइबिलिटी। कैपिटल इज एग्जांपल ऑफ इंटरनल लाइबिलिटी। नेक्स्ट वन इज द एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी मीन्स कि बिजनेस को फ्यूचर में जो आउटसाइडर को पे करना है, इनसाइडर को नहीं। इनसाइडर तो हो गया, इनसाइडर को जो पे करेगा वो क्या कहलाएगा? इंटरनल लाइबिलिटी कहलाएगा। बट बिजनेस को जो आउटसाइडर को पे करना है इन फ्यूचर में, वो क्या कहलाता है? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इसके एग्जांपल जैसे बैंक लोन, ओके, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, एसेट्रा। दिस आर द एग्जांपल ऑफ अ एक्सटर्नल लाइबिलिटी। नेक्स्ट वन इज अ नॉन करेंट लाइबिलिटी और अ फिक्स्ड लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटी और फिक्स्ड लाइबिलिटी मीन्स वो लाइबिलिटी या वो पेमेंट जो कि हमें आफ्टर वन अकाउंटिंग ईयर के बाद करना है, मतलब लॉन्ग टाइम के बाद करना है। यू कैन से दैट द आफ्टर द वन अकाउंटिंग ईयर, एक साल के बाद करना है, जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करना है, वो क्या कहलाता है? नॉन करेंट लाइबिलिटी। क्लियर? और फिक्स्ड लाइबिलिटी, जैसे कि एग्जांपल, लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर्स, these are the example of a non current liabilities. Okay, next हम आते हैं current liability. current liability means कि वो जो पेमेंट हमें करना है वो विद इन वन अकाउंटिंग ईयर के में कर देना है, ठीक है? आउटसाइडर को जो पेमेंट करना है वो विद इन हमें वन अकाउंटिंग ईयर के अंदर करना है, उसको क्या बोलते हैं? करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। ओके, तो सिंपल लैंग्वेज में क्या कहेंगे? लाइबिलिटी विच आर पेबल विद इन वन अकाउंटिंग ईयर, विच मीन्स कि वो लाइबिलिटी जिसका पेमेंट हमें एक साल के अंदर में करना है, वो क्या कहलाता है? करंट लाइबिलिटीज। ओके, इसके एग्जांपल की बात करें तो बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, creditor, these are the example of a करंट लाइबिलिटी। अब यहां पे एक दो टर्म आ रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ये एक ऐसा सर्विस है जो करंट अकाउंट होल्डर्स को प्रोवाइड किया जाता है। अगर हमारा बिजनेस है, हमारे बिजनेस का करंट अकाउंट होगा, और बैंक क्या करती है? सर्टेन, जैसे कि सपोज दैट कि हमारा करंट अकाउंट है, ठीक है, और हमारे अकाउंट में 10,000, हमें 15,000 विड्रॉ करना है, तो हम 15,000 विड्रॉ कर लेंगे। तो जो एक्सेस हमने 5,000 विड्रॉ किया, दिस इज नोन एज अ बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये भी एक लोन की तरह है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जिसका कि रिपेमेंट हमें विद इन वन अकाउंटिंग ईयर करना है, तो दिस इज इंक्लूडेड इन द करंट लाइबिलिटी। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज अ कंटीजेंट लाइबिलिटी। कंटीजेंट लाइबिलिटी मीन्स कि एक्चुअल में प्रेजेंट टाइम में लाइबिलिटी नहीं होती है,
ठीक है। इन फ्यूचर ये डिपेंड करता है हैपनिंग इन द फ्यूचर, फ्यूचर में मे बी ये लाइबिलिटी हो सकती है, ओके, या नहीं हो सकती है, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई केस है, हमारे बिजनेस का कोई केस है, वो पेंडिंग है कोर्ट में, ठीक है, कोई पेमेंट को लेकर, कोई कंपनसेशन को लेकर, ठीक है। तो जब तक उस केस का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक तो वो लाइबिलिटी हमारे लिए नहीं होगी ना। तो कंटीजेंट लाइबिलिटी मींस क्या होता है कि ये रियल में लाइबिलिटी नहीं होती, प्रेजेंट टाइम में लाइबिलिटी नहीं होती है, ये फ्यूचर पे डिपेंड करता है कि लाइबिलिटी है कि नहीं है। नाउ स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग पार्ट है बेसिक अकाउंटिंग टर्म का। तब तक के लिए बाय बाय।